हाउस गैस के बारे में एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कल बताया था ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो होता है उसका वो क्या होता है, किसी को याद है क्या बताया था मैंने कल? कल मैंने बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन अ सर्टेन गैस इज द अर्थ एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट फ्रॉम सन। कुछ गैस जो है मिल के एटमॉस्फेयर से, सन से जो एटमॉस्फेयर में हीट आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अपने अंदर जो है ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो क्या है कि एटमॉस्फेयर हमारा है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा फेनोमिना है उसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, और इसमें जो जो गैसेज इन्वॉल्व होती हैं उनको हम लोग ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इसमें मेजरली जो है हमको याद रखना है कि जो गैस इन्वॉल्व होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, कई बार N2O देगा, कई बार NO देगा, कई बार NO2 देगा। तो हमको याद रखना है कि N2O जो होती है नाइट्रस ऑक्साइड वो ग्रीन हाउस गैस में इन्वॉल्व होती है, और NO और NO2 जो है ये नहीं इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा वाटर वेपर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और ओजोन गैस जो है वो इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा कुछ और गैसेज जो हैं देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेथेन अभी मैंने बताया, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ओजोन, ये सब तो मेजर गैसेस हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। कुछ छोटे छोटे गैस हैं जैसे कि फ्लोरोकार्बन्स जो हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, वो हाइड्रो फ्लोरोकार्बन्स, ये जो अभी तत्काल में जो रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं वो, और पर फ्लोरोकार्बन्स ये जो है सेमीकंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर जब बनाया जाता है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। ये होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड HFC, HF6। ये जो है छोटे छोटे गैसेज हैं, ये ग्रीन हाउस गैस में भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो हमको जो ये मेजर गैस हैं ये एकदम याद रखना है कि ओजोन O3, वाटर वेपर H2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मेथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये गैस जो है मिलके ग्रीन हाउस गैस के ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें जो है सबका सोर्स थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे कि मेन सोर्स जो है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस का जब हम लोग दोहन करते हैं, जब उसको जलाते हैं तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। डिफॉरेस्टेशन होता है, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन होने से क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो फॉरेस्ट के पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उससे जो है सूर्य की उपस्थिति में खाना अपना बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं और ऑक्सीजन को जो है छोड़ते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों की जब कटाई होती है, तो उन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाली की संख्या जो है कम हो जाती है, इसीलिए वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। लैंड यूज चेंजेस, ये होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्री वगैरह से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा वो निकलती है। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज किया जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है बहुत बड़ा योगदान हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, मेथेन का अगर देखें, मेथेन एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जो है मेथेन गैस जो है वो निकलती है सबसे ज़्यादा। अगर मेथेन गैस को देखें कि किस कहाँ से निकलती है, तो जब हम लोग धान की खेती करते हैं, धान की जब खेती होती है तो धान के जो जड़ होता है, धान का जड़ होता है, वहाँ से जो है मेथेन गैस का रिसाव जो है सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है मेथेन गैस का रिसाव जो है पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जहाँ पे पौधे अरे पशुपालन होता है, गौशाला या जो एक साथ इकट्ठा जो है बहुत सारे पशु जहाँ रहते हैं, वहाँ से भी मेथेन गैस का रिसाव होता है। जो पौधे क्या बोलते हैं कि किगाली बोलते हैं या चुगाली बोलते हैं, ऐसा कुछ
ऐसा सुना है कुछ लोग आप लोगों ने कि पौधे अपना मुंह, अरे पशु जो होते हैं अपना मुंह हमेशा चलाते रहते हैं, जैसा लगता है कि कुछ ना कुछ हमेशा खाते रहते हैं। तो उनके इस प्रक्रिया से भी उनके मुंह से जो है मीथेन गैस की रिसाव जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पशु जब है, गाय भैंस और जो भी लाइव स्टॉक्स होते हैं वो जब किगाली या चुगाली करते हैं तो उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है, तो हमको याद रखना है कि मीथेन गैस जो है वहाँ से रिसाव होती है। इसके अलावा लैंड फिल्स, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेटलैंड से जो है मीथेन गैस की रिसाव जो है हम लोगों को अधिकतर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन देखें ग्लोबल वार्मिंग में, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है CO2 से जो है अधिक है मीथेन गैस का ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि इसका जो हीट एब्जॉर्बेशन की क्षमता है वो CO2 से ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूशन जो है, कंसंट्रेशन जो है कम है, इसलिए अभी जो है थोड़ा सा मामला बराबरी पे चलता है। ठीक है, क्लियर दोनों। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको हम लोग अश्रु गैस भी बोलते हैं। और यहाँ जो हम लोग देखेंगे कि इसका जो मेन है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ये जो है सबसे ज़्यादा निकलते हैं। फर्टिलाइज यूज से, सोशल सॉइल मैनेजमेंट से जो है N2O का जो है रिसाव जो है हमारे एग्रीकल्चर एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा होता है। जो हम यूरिया यूज करते हैं, यूरिया अपने खेतों में जो यूज करते हैं, या जो कोई भी अमोनियम क्या बोलते हैं उर्वरक अगर यूज करते हैं, अमोनिया उर्वरक, तो वो जब डिकम्पोज होता है, टूटता है, तो वहाँ से जो है नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करता है। इससे जो है एटमॉस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वाटर वेपर को कुछ बताना नहीं है, जो भी वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण जो होता है, उससे जो है हमारा वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसको जो है बढ़ावा मिलता है। एक चीज़ हम लोग एक्सपीरियंस किए होंगे कि जब बारिश होती है, बारिश होने के तुरंत बाद जो है अगर धूप हो जाती है, धूप अगर हो जाती है तो वहाँ जो है वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है, और वहाँ जो है हमको सफोकेशन टाइप का होने लगता है, सफोकेशन और बहुत ज़्यादा गर्मी और पसीने वाली गर्मी जो है, चिपचिपा वाली गर्मी जो है हम लोग को होने लगता है। तो वो जो है वाटर वेपर्स के इफेक्ट से हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वाटर वेपर्स जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर उसको ट्रैप कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और वो जल्दी से कूल नहीं हो पाते हैं। जब कूल नहीं होंगे तो उनके चारों तरफ जो भी चीज़ें होंगी उनको जो है ये इफ़ेक्ट करते हैं। ओजोन 3, OO3 इसका नाम है। ये मैंने कल बताया था कि ओजोन गैस जो है हमारे संताप मंडल में जो है पाई जाती है, ये हम लोग याद रखेंगे। ये जो क्या करती है कि प्रेजेंट इन बोथ लोअर एटमॉस्फेयर एंड अपर एटमॉस्फेयर, क्षोभ मंडल में भी ये पाई जाती है, लेकिन ये खुली अवस्था में पाई जाती है, कोई इसका एक लेयर वगैरह नहीं है। छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स जो है वो क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में इसका पूरा एक लेयर विद्यमान होता है, जो क्या करता है कि ओजोन इज ए पॉल्यूटेंट एंड ग्रीन हाउस गैस। अगर वो हमारे क्षोभ मंडल में है तो एक पॉल्यूटेंट का काम करती है और ग्रीन हाउस गैस की तरह जो है वर्क करती है। प्राइमरली फार्म्ड द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तमाम गैसों के साथ जो ये रिएक्शन करके केमिकल रिएक्शन करके बहुत सारे पॉल्यूटेंट का निर्माण करती है, और VOC जो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है ये बनाती है। ठीक है, तो ये जो थे इंपॉर्टेंट गैस जो थे ये हम लोगों ने देखा। आगे देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये ट्रेडिशनल गैस थी जो हमारे रेफ्रिजरेशन में यूज होती थी। सिंथेटिक कंपाउंड यूज इन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, फोम इंसुलेशन, एरोसॉल, प्रोपेलेंट। ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये इन 3-4 चीज़ों में यूज किया जाता है। ठीक है, फोम इंसुलेशन का मतलब है कि कई बार देखते हैं हम लोग कि कई बार गर्मी या उष्मा को रोकने के लिए, उष्मा को अवरोध करने के लिए हम लोग फोम वगैरह का यूज करते हैं। जैसे कि जो अच्छे अच्छे वो आते हैं, क्या बोलते हैं, थर्मस, क्या बोलते हैं इसको, थर्मस में अभी याद आ रहा है, वो जो आते हैं उसमें फोम हम लोगों को देखने को मिलता है, फोम इंसुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है,
कई बार जो बर्फ़ वाली पेटी हम लोगों ने देखा होगा माउंटेन ड्यू और कोको कोला वाला, तो उसमें फोम हम लोग को देखने को मिलता है। तो वो सब जो बनाया जाता है वो उसमें CFC का यूज किया जाता था पहले। ठीक है। अब धीरे धीरे जब इसका इफेक्ट हमारे ओजोन लेयर पे अधिक पड़ने लगा, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट पे ये ज़्यादा इफेक्ट करने लगा, तो इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया HFC से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स से जो है इसको हम लोग रिप्लेस कर दिया। सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं यूज इन द रिप्लेसमेंट ऑफ CFC, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन एंड फोम इंसुलेशन। ये क्या है, हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बट डू नॉट डिप्लेट द ओजोन लेयर। अब ये क्या करती थी कि CFC जो थी वो ग्लोबल वार्मिंग भी करती थी और डिप्लेट करती थी ओजोन लेयर को भी, ओजोन लेयर का भी क्षरण करती थी और ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाती थी। लेकिन जब हम लोग HFC अब यूज करने लगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करने लगे, तो ये क्या करता था कि ग्लोबल वार्मिंग को तो ये बढ़ाता है, लेकिन ये जो है ओजोन लेयर का क्षरण जो है ये नहीं करता था। इसलिए जो है HFC जो है CFC के मुकाबले थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा इसका रिजल्ट जो है हम लोग को देखने को मिलता है। इसके आगे जब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, कोई और सस्टेनेबल चीज़ खोजने की कोशिश की गई, तो वहाँ पर फ्लोरोकार्बन्स को हम लोगों ने खोजा। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ जो है निगेटिव इम्पैक्ट्स को ख़त्म करने के लिए पर फ्लोरोकार्बन जो इंडस्ट्रियल बायो प्रोडक्ट यूज इन द सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एल्युमिनियम प्रोडक्शन एंड अदर एप्लीकेशंस। ठीक है, पर फ्लोरोकार्बन जो है वो सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, एल्युमिनियम प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है, और अदर एप्लीकेशंस जो इसके हैं उसके कारण जो है इसको यूज किया जाता है। इसका क्या है कि हाई पोटेंशियल इन हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम्स। ये जो है एटमॉस्फेयर में बहुत समय तक जो है वो रह सकती है, डिकम्पोज नहीं होगी या किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेगी। इसका काम है कि बस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी, हीट एब्जॉर्ब कर लेगी और उसको जो है अपने अंदर लंबे समय तक जो है वो ट्रैप करके रखती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो अगली गैस है, यूज इन द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट, मैग्नीशियम प्रोडक्शन एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इसका यूज जो है हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट में जो है इसको यूज किया जाता है, मैग्नीशियम प्रोडक्शन में इसका यूज होता है, अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो इसका यूज होता है। जो एक्सट्रीमली हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैन परसिस्ट द एटमॉस्फेयर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ये भी जो है आसानी से डिकम्पोज नहीं होगा, आसानी से जो है ये किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा और लंबे समय तक, लगभग 1000 साल तक जो है ये एटमॉस्फेयर में बिना किसी के साथ रिएक्शन करके स्थायी रूप से रह सकता है। और इसका काम क्या होगा कि बस ये हीट जो है सन से एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको जो अपने अंदर ट्रैप करके रखेगा और अपने चारों तरफ जो है गर्मी फैलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सारे गैसेज क्लियर हैं सबको? बताइए। ओके, बाकी लोग, सोनू, प्रभा, सोनी। ओके ओके, ये हम लोग याद रखेंगे, इसी से जो है क्वेश्चन कुछ याद रखें या ना याद रखें। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, उसमें कौन कौन सी गैसेज जो है इन्वॉल्व होती हैं। पीछे के वो गैसों को हम लोग भूल सकते हैं, CFC, HFC और लेकिन इसको हम लोगों को नहीं भूलना है, ओजोन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं हम लोग, एक है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो है वायु प्रदूषण, ये इसके कई सारे कॉजेज होते हैं। एयर पॉल्यूशन क्या होता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं? इंडस्ट्रियल इमिशंस, इंडस्ट्री से जो तमाम प्रकार के केमिकल्स और गैसेज जो है निकलती हैं जो एयर को पॉल्यूटेंट करती हैं, पॉल्यूट करती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पॉल्यूट मैटर, पर्टिकुलर मैटर्स। व्हीकल्स इमिशन से, व्हीकल से जो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और पार्टिकुलेट मैटर्स जो है निकलते हैं, उससे जो एयर पॉल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से, पेस्टिसाइड जब हम लोग यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो उससे जो है अमोनिया और मेथेन गैस जो है वो रिलीज होती है, इससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल, जब हम लोग फॉसिल्स फ्यूल को जलाते हैं, पेट्रोल, डीजल,
केरोसिन ये और पेड़ पौधों को जब जलाते हैं तो वहाँ से जो है बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स जो है ये सब निकलते हैं, जिससे कि एयर पॉल्यूशन जो है वो होता है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलाइजेशन, डिमोलेशन का किसी भवन का निर्माण करने में और किसी भवन को गिराने में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो निकलते हैं, जिससे कि एयर पॉल्यूशन होता है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। कई बार जो है हम लोग बहुत सारे VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम लोग याद रखेंगे। VOC कई बार पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म हम लोग को याद रखेंगे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। फ्राम पेंट्स, क्लीनर्स एंड एरोसॉल्स, इस सब से जो है VOC जो निकलता है, उससे जो है एयर पॉल्यूटेंट जो है वो बढ़ते हैं। नेचुरल सोर्स क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स कंट्रीब्यूट द पार्टिकुलेट गैसेस, ये सब जो है इसके वजह से भी हम लोग को एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन जब आप लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें पूछा हुआ है कि एयर पॉल्यूशन में नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन की कौन सी ऑक्साइड जो है वो शामिल होती है? तो हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को सभी लोग जानते हैं कि ये कोई चीज़ को हम लोग जब इनकम्प्लीट बर्निंग करते हैं, इनकम्प्लीट बर्निंग का मतलब है कि किसी चीज़ को जब हम लोग धुएं के साथ जलाते हैं या किसी गीली लकड़ी को, किसी कच्चे फ्यूल को जब हम लोग जलाते हैं तो वहाँ से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। इनकम्प्लीट कंबंक्शन इन व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, गैस स्टोव, वुड बर्निंग स्टोव, सिगरेट स्मोक में हमको कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो देखने को मिलती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा सा क्या बोल रही हैं? हाँ हाँ, दम घोटू गैस भी बोलते हैं। कई बार ये पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि एक कमरे में एक व्यक्ति ने अंगीठी जला के सोया और सुबह उसकी जो है मौत हो गई, तो इसके पीछे कौन सी गैस जो है वो कारगर थी? तो वहाँ होता है दम घोटू गैस, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ से निकलती है। ये याद रखेंगे कि किसी चीज़ का इनकम्प्लीट बर्निंग जब करते हैं तो वहाँ से निकलती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलती है, गैस स्टोव चलाने से निकलती है, वुड बर्निंग स्टोव से जो वो निकलती है, सिगरेट स्मोक, सिगरेट के स्मोक में जो है हम लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलती है। प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो कलर लेस होती है। इसका जो है कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डरलेस का मतलब है कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन हाईली टॉक्सिक होती है। इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा जो है जहरीली होती है। ठीक है। कलरलेस, रंगहीन, गंधहीन और बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? हमारे जो श्वसन तंत्र है उस पर जो ज़्यादा ये काम करती है और हमारे बॉडी से जो है ऑक्सीजन की डिलीवरी को जो है वो कम कर देती है, जिससे जो है हमारा हेडक होने लगता है, डिजीनेस, घुटन होने लगती है, नौसिया, कन्फ्यूजन और डेथ भी इससे हो सकती है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? कंट्रीब्यूट टू ग्राउंड लेवल ओजोन एंड स्मॉग। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके, दो ऑक्सीजन के पार्टिकल से क्रिया करके ये एक CO2 बना देगी और एक जो है O3 बना देगी। ठीक है। 2 दूना के 4, 6 4 10, एक ऑक्सीजन से जो है क्रिया करके ओजोन गैस और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बना देती है, जिससे कि हमारे क्षोभ मंडल में जो है ओजोन की मात्रा बढ़ जाती है और स्मोक जो है वो हम लोगों को धुंध जो है वो दिखने लगता है। ठीक है। अगला गैस देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है एयर पॉल्यूटेंट में पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड इसलिए हानिकारक है, एयर में जब होता है तो ये वाटर वेपर से क्रिया करके एक बहुत ही जहरीली एसिड जो है वो फॉर्म करता है, जिसको हम लोग H2SO3 बोलते हैं। सल्फ्यूरस ऑक्साइड शायद बोलते हैं, इसका नाम होगा, एक बार देख लेंगे हम लोग। H2SO3 ये जो है ये गैस और HNO3 कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि
इन्वायरमेंट सेक्टर से क्वेश्चन है कि ताजमहल के रंग का पीला पड़ने का कारण क्या है। तो वहाँ जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो, और एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, वो ये दोनों जो है हमारे ताजमहल के रंग का पीला पड़ने के कारण है, क्योंकि ये दोनों जो है H2SO4 से क्रिया करके एक एसिड फार्म करते हैं। ये SO2 जो है H2SO4 से H2O से क्रिया करके H2SO3 बनाएगी, और NO2 जो है वो H2O से क्रिया करके HNO3 बनाएगी, HNO2 बनाएगी, जिससे कि दोनों जो है एसिटिक नेचर होते हैं दोनों का जो है कई बार जो है ये पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जो जिम्मेदार होती है, तो उसके लिए भी SO2 जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग कोल आयल इन पावर प्लांट्स, मेटल इरेक्शन में जो है इंस्ट्रक्शन में इसका जो है हम लोगों को यूज देखने को मिलता है। रिफाइनिंग में जो इसका यूज है, वोल्केनिक इरप्शन में जो है हमको SO2 जो है वो रिलीज होते हुए देखती है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, कलरलेस गैस है, रंगहीन है, और इसकी गंध जो है वो बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत ज़्यादा जो है इसका गंध जो है हमारे नाक में जो है लगने वाला होता है। सल्फ्यूरस फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड इन वाटर, वही जो मैंने बताया कि वाटर से क्रिया करके ये सल्फ्यूरस एसिड बनाती है H2SO3, H2SO3 बनाएगी, जो एक सल्फ्यूरस एसिड है, एसिडिक इन नेचर होता है, जिससे जो है हमारे वायुमंडल में कभी कभी अम्लीय वर्षा जो है देखने को मिलती है। हेल्थ पे इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा जो श्वसन तंत्र है उस पर ये इम्पैक्ट डालेगी। क्रोनिक श्वसन तंत्र से रिलेटेड कई प्रकार की क्रोनिक डिजीज जो है ये फॉर्म करेगी। एज रेवेट हार्ट्स डिजीज, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे हार्ट से संबंधित ये रोगों को ये बनाती है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू इम्पैक्ट क्या है इसके, एसिड रेन में जो इसका कंट्रीब्यूशन होता है, जैसा कि मैंने बताया फॉर्म। हाँ बताइए प्रभा। क्रोनिक डिजीज वो होती है जो कभी सही नहीं होती, अस्थमा एक प्रकार का क्रोनिक डिजीज है। ठीक है, अस्थमा सुना है, दमा और अस्थमा, ये एक प्रकार का क्रोनिक डिजीज होते हैं। ठीक है, कॉज एसिड रेन, इसका मैंने बताया कि इसका जो है अम्लीय वर्षा में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, फॉर्म सल्फेट्स बनाने में इसका जो है वो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से हमारे एयर पॉल्यूशन में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों ने देखा है, देखेंगे, और इसका जो है क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि जस्ट दिसंबर वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। सोर्स इसका क्या है, अभी पीछे हम लोगों ने बात किया कि व्हीकल्स से जो है निकलती है, पावर प्लांट से निकलती है, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज से निकलती है, लाइटनिंग एंड माइक्रोबाइयल एक्टिविटीज से ये निकलती है। प्रॉपर्टीज़ की क्या होती है, प्रॉपर्टीज इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो एक NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक होता है NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका सिंबल हम लोग याद रखेंगे NO2 और NO। ये दो गैस जो होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमारे एयर पॉल्यूशन में पाए जाते हैं। इसका इन्वायरमेंटल हेल्थ इशू क्या इसका पड़ता है, इरिटेट एयरवेज, कई बार ये स्मोक फॉर्म कर लेगी, एयरवेज के लाइंस जो है वो हमारी अस्त व्यस्त हो जाएंगी। अस्थमा के कारण, अस्थमा के लिए ये जिम्मेदार होती है, लंग फंक्शन के कई सारे फंक्शन को ये डिक्रीज कर देगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है, फॉर्म ग्राउंड लेवल ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन बनाने में इसका जो है क्षोभ मंडल में जो हमारी ओजोन गैस पाई जाती है उसमें इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एसिड रेन में जो है अभी मैंने बताया कि ये कई बार जो है HNO2 फॉर्म करती है, जिसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। वो जो ओजोन के लेयर, ओजोन परत को फॉर्म करने, ओजोन गैस को फॉर्म करने के लिए जिम्मेदार तो होती है, लेकिन एसिड रेन भी इसी की वजह से होता है। सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर्स, नाइट्रेट्स, कई बार ये जो कई सारी चीज़ों के साथ क्रिया करके अपना नाइट्रेट फॉर्म करती है। ये दोनों क्लियर है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड।
बताइए, इसका आंसर दीजिए। वन में 3 गैसेज दिख रही हैं, मैंने बस 2 गैस बताई है कि नाइट्रोजन के 2 ऑक्सीजन ही पाए जाते हैं। सेकेंड जो इसका सही होगा, ए और सी जो है बस पाई जाएगी। ठीक है, ये जस्ट पिछले साल का एक क्वेश्चन है। तो हम लोग को याद रखना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और NO, ये दोनों गैसेज जो है हमारे नाइट्रोजन के एयर पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके ऊपर मैंने अभी बताया कि आगे हम लोग देखेंगे। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि घुलनशील जैविक यौगिक, इसका हिंदी ये होता है घुलनशील जैविक यौगिक, जो है आसानी से हमारे वायुमंडल में घुल जाते हैं और कई प्रकार के जो है गैसेस को फॉर्म करते हैं। इसी को हम लोग VOC बोलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्स इसके क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस, व्हीकल एग्जॉस्ट, गैसोलीन वेपर्स। गैसोलीन वेपर का मतलब है कि जो पेंट वगैरह जो हम लोग करते हैं उसमें गैसोलीन वेपर्स यूज होते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। प्रॉपर्टीज की क्या है? ऑर्गेनिक केमिकल दैट इवेरुएट इजिली, आसानी से ये वाष्पीकरण वाष्प में जो है परिवर्तित हो जाएगी। और इसमें बेंजीन और फार्मेल्डिहाइड और टॉल्युलिन, ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। ये हम लोगों को याद रखना होगा कि VOC की जब बात की जाएगी तो उसमें 3 प्रकार की चीज़ें पाई जाएंगी। एक बेंजीन, बेंजीन का जो 6 अगर फार्मूला हम लोग को याद हो, C6H6, इसको बोला जाता है बेंजीन। फार्मेल्डिहाइड का हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा, अभी मुझको नहीं याद है। टॉल्युलिन का भी देख लेंगे कि क्या फार्मूला होता है, लेकिन तीनों का नाम जो है हम लोग को याद रखेंगे कि बेंजीन, फार्मेल्डिहाइड और टॉल्युलिन जो है ये हमारे VOC कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, हेल्थ इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है? हमारे आंखों पे, नाक में, गले में इरिटेशन होने लगता है। कई बार हेडेक देखने को मिलता है। लीवर, किडनी, CNS डैमेज और सम कार्किनोगेनिक, इसको सर्च कर लेंगे हम लोग क्या होता है। खासकर इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है VOC का, वो होता है हमारे आँखों में जलन, नाकों में जलन, गले में जलन, सर दर्द करने लगता है। लीवर में कई प्रकार के इन्फेक्शन जो हम लोग को देखने को मिलता है, किडनी में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हम लोग याद रखेंगे कि इसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है कि ग्राउंड लेवल ओजोन जो है फॉर्म करने में इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो देखने को मिलता है। कंट्रीब्यूट टू इंडोर एयर पॉल्यूशन। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम का मतलब है कि कई बार ऐसे घर होते हैं जिसमें वेंटिलेशन की सुविधा जो है बेहतर नहीं होती है, तो उसमें जो व्यक्ति रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो हमेशा किसी न किसी डिजीज से बीमार हैं। अभी जो है पंचायत 3 जो आई थी उसमें एक डायलॉग है बूढ़ी अम्मा का कि अंदर से तबीयत सही नहीं लग रहा है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। वैसा ही इम्पैक्ट होता है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, कि अंदर से तबीयत जो है भारी लगता है। ठीक है, हम्म। हाँ, VOC गैस भी होती है उसमें। उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर, बहुत जगह जो है ये आया था अभी लास्ट में, पार्टिकुलेट मैटर। तो इसमें जो है कई सारे पार्टिकल्स ऐसे जो पाए जाते हैं जो गैसों की तुलना में थोड़े बड़े आकार के होते हैं। इसमें क्या होता है कि कंबंक्शन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एंड वाइल्ड फायर डस्ट स्टॉर्म्स, इससे जो है बहुत सारे
चीज़ें निकलती हैं जो गैसों की तुलना में कुछ बड़े बड़े प्रोडक्ट होते हैं, और ये जो है एयर पॉल्यूशन का काम करते हैं, और स्मोक और धुंध बनाने में जो है इसका रोल जो है बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है? मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स। इनका जो आकार होता है वो पार्ट पर मिलियन 10 से लेके पार्ट पर मिलियन 2.5 तक होता है। ठीक है, ये पीएम जो है उसको हम लोग पार्ट पर मिलियन बोलते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है कि इसका श्वसन पे इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार जो है धुंध वगैरह जब ज़्यादा हो जाती है तो जो अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उनको सांस लेने में जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। कार्डियो वस्कुलर डिजीज, कार्डियो मतलब कि हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज जो है इससे हम लोगों को देखने को मिलती है। पेनिट्रेट लंग्स, हमारे फेफड़ों से रिलेटेड जो है समस्याएं हम लोग को देखने को मिल सकती है। ब्लड स्ट्रीम का मतलब है कि खून से रिलेटेड समस्याएं भी हम लोगों को देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है कि रिड्यूस विजिबिलिटी, जो मैं धुंध बता रहा हूँ कि धुंध फॉर्म करने में इसका जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। इफेक्ट क्लाइमेट, धुंध जब बनता है तो क्लाइमेट को इफेक्ट जरूर करेगा, हम आसानी से जो है सूर्य की धूप जो है ज़मीन तक नहीं आ पाएगी। एम्पेयर्स फोटोसिंथेसिस, जब धुंध बन जाएगा सूर्य की किरण जो है वो पौधों को नहीं पहुँचेगी तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और वहाँ से जो ऑक्सीजन निकलने की मात्रा होती है वो भी इफेक्टेड हो जाती है, जिससे कि बहुत सारे क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस जो हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, ये था पाँचवा। छठवां ओजोन के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया पिछली बार, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं कि फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन NO और VOC, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और VOC का जब रिएक्शन होता है आपस में तो इससे जो है ओजोन का हम लोगों को निर्माण देखने को मिलता है। प्रॉपर्टीज़ की क्या है? कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, और या तो कलरलेस होगी या बहुत कम मात्रा में नीली गैस की तरह यह दिखेगी, बहुत कम मात्रा में जो है नीली गैस दिखेगी। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ऑक्सीकरण कराने के लिए किसी भी चीज़ों के लिए O3 जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एजेंट के रूप में काम करती है। हेल्थ इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है? श्वसन तंत्र में ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चेस्ट में पेन होने लगता है, एयरवे इन्फ्लेमेशन, एयरवे को जो है ये नुकसान पहुंचाती है, क्रोनिक डिजीज कई प्रकार के फॉर्म करती है। इन्वायरमेंटल इशू क्या होते हैं कि डैमेज क्रॉप्स, वेजिटेशन, मटेरियल्स लाइक रबर्स एंड प्लास्टिक्स, इन सब चीज़ों को ये जो है O3 जो है वो डैमेज कर देती है। ठीक है, क्लियर। आगे मेथेन के बारे में मैंने बताया कि ये मैक्सिमम बार जो है निकलने का कारण इसका क्या होता है कि हमारे एग्रीकल्चर से और पशुपालन से निकलता है। खासकर मेथेन गैस का रिसाव जो होता है वो हमारे धान के खेतों से होता है, और लैंडफिल, फॉसिल्स फ्यूल एक्सट्रैक्शन से इसका जो है हम लोगों को रिसाव देखने को मिलता है। वेटलैंड से जो है मेथेन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कुछ निकलते हैं, ये हम लोग याद रखेंगे जब हम लोग वेटलैंड पढ़ेंगे। तो वेटलैंड का एक नुकसान है कि वहाँ से जो है CH4 गैस रिलीज होती है, जो हमारे एयर पॉल्यूटेंट और ग्रीन हाउस गैस के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी गैस मानी जाती है। तो वेटलैंड से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट वाज रिलीज बाई वेटलैंड्स। तो हम लोग वो याद रखेंगे कि CH4 गैस जो है मेथेन गैस जो होती है वो वेटलैंड से निकलती है। प्रॉपर्टीज इसकी हम लोगों ने पीछे डिस्कस की, कलरलेस होती है, गंधहीन होती है, और ग्रीन हाउस के लिए जो है ये उत्तरदायी होती है। इम्पैक्ट इसका क्या है? नॉन टॉक्सिक बट कैन डिजॉल्व डिस्प्लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगी, और कॉजिंग सफोकेशन, जब ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके O2 की जगह O3 अपने आप को डिस्प्लेस करके ला देगी तो ये जो है सफोकेशन के लिए उत्तरदायी गैस मानी जाती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्राउंड लेवल ओजोन फार्मेशन में जो है ये बहुत ज़्यादा कारगर गैस मानी जाती है। ठीक है, अमोनिया मैंने बताया कि जो भी हम लोग पेस्टिसाइड और उर्वरक अपने खेतों में यूज करते हैं वो जब डिकम्पोज होता है या टूटता है तो उससे जो अमोनिया गैस जो है वो निकलती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, लाइव स्टॉक बेस्ड फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो है अमोनिया गैस का रिसाव होता है। प्रॉपर्टीज की क्या है?
कलरलेस गैस होती है। पंजेंट ऑर्डर मतलब तीक्ष्ण गंध भी इसकी पाई जाती है। अमोनिया, यूरिया अगर कहीं खेतों में डाला जाता हुआ तो आप देखते होंगे कितना ज़्यादा वो उसकी गंध जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अमोनियम आयंस जो है ये वाटर में जो है वो बनाते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है? आई, नोज, थ्रोट इरिटेशन, आँख, नाक और गले में जो है जलन होता है। बर्न्स, कई बार जो है डायरेक्ट अगर हमारे बॉडी से इसका टच हो जाता है तो वो जलने लगता है। श्वसन तंत्र को ये डैमेज कर देता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है कि पार्टिकुलेट मैटर्स जो है ये फॉर्म करती है। अमोनियम नाइट्रेट, सल्फेट, न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस जो है पैदा कर देती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं उतनी, क्योंकि ये सबको पता है कि कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, नेचुरली अकरिंग होती है। बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज चेंजेस के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। हेल्थ इम्पैक्ट इसका क्या होता है कि ये जनरली हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो हमारे श्वसन तंत्र को ये इम्पैक्ट कर सकती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका क्या है कि ये ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग और ओशन एडिफिकेशन, ओशियन एसिडिफिकेशन, समुद्र के लवणीकरण में जो है इसका योगदान जो है बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये थे 9 गैस जो हमारे एयर पॉल्यूशन में पाए जाते हैं। सबको हम लोगों ने देखा, एक बार अच्छे से आप लोग भी देखिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पूछा जाए या न पूछा जाए, बहुत सारे वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है। किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत है तो बता दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबको क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। बताइए प्रभा। ओके। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये कई बार पीछे बताया जा चुका है, लेकिन हम लोग एक बार जल्दी से इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले कि स्ट्रेटोफिजिक इसका लोकेशन होता है, समताप मंडल में पाया जाता है 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में। ओजोन गैस जो है हमारे क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा, लेकिन अगर ये क्षोभ मंडल में तो ये जो है पॉल्यूटेंट की तरह काम करेगी। अगर ये समताप मंडल में तो ये जो है एक लेयर फॉर्म करेगी जो हमारे सूर्य से जो हमारे यूवी रेज जो आते हैं, यूवी बी और यूवी सी रे जो आती हैं, उससे जो है ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है। कंपोजिशन इसका क्या है? हाई कंसंट्रेशन ओजोन O3 अबाउट 10 ppm, 10 पार्ट पर मिलियन जो है इसका कंसंट्रेशन से ओजोन लेयर जो है फॉर्म हुई है स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन, ओजोन क्रिएटेड बाय UVC splitting O2, destroyed by absorbing UV और UC, protecting living organism from harmful UV radiation। ऑक्सीजन पे जो है जब UVC लाइट्स का अल्ट्रावायलेट रेज जो C टाइप की होती हैं, उनका जब रिएक्शन होता है तो दो O2 मिल के, 3 O2 मिल के 2 O3 का निर्माण करते हैं, 2 ओजोन गैस का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस इसका क्या है? एक प्रकार के रक्षा कवच का काम करती है यूवी रेडिएशन से बचाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है? अनइवन है, अनइक्वल है। पूरे इसका जो हायर कंसंट्रेशन पाया जाता है वो पोल्स पे पाया जाता है, लोअर कंसंट्रेशन जो है इक्वेटर पे पाया जाता है। तो ये भी हमको याद रखना है कि ओजोन गैस का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पोल ध्रुवों पे जो है सबसे ज़्यादा होता है, और हमारे इक्वेटर भूमध्य रेखा जो है उस पर इसका कंसंट्रेशन जो है वो सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये याद रखेंगे हम लोग। और विथ सीजनल एंड जियोग्राफिकल वेरिएशन, लेयर में जो है हम लोग को परिवर्तन देखने को मिल सकता है कि हो सकता है कि ठंडी के दिन में लेयर जो है 15 किलोमीटर का हो और गर्मी के दिन में उसकी लेयर जो है घट के 10 किलोमीटर का या 8 किलोमीटर का हो जाए। तो ये चेंज देखने को मिलता है, लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है कि पोल पे जो है इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे जो है इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होती है। आगे ओजोन होल। ओजोन होल जो है
वो अंटार्कटिका पे अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, जो हमारे आ, पृथ्वी के दक्षिणी छोर पे महाद्वीप जो बसा हुआ है, वहाँ जो है ह्यूमन मेड केमिकल्स के रिएक्शन की वजह से ओजोन परत में एक छिद्र जो है वो बन गया था, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की दर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अभी जो है इस पर हम लोग लगभग बहुत स्ट्रांग जो है काबू अब तक पा चुके हैं। ये छिद्र जो है बहुत छोटा हो चुका है, धीरे धीरे ये जो फिर से फॉर्म हो जाएगा। जो सबसे प्राइमरी गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के क्षरण के लिए, वो है सीएफसी। सीएफसी मैंने बताया कि कब इसका सोर्स क्या है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, फोम प्रोडक्शन, एरोसॉल प्रोपेलेंट्स। प्रॉपर्टीज की क्या, स्टेबल नॉन टॉक्सिक होती है सीएफसी, नॉन फ्लेमेबल होती है, लॉन्ग एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम जो इसका होता है। मैकेनिज्म इसका क्या है, यूवी रेडिएशन ब्रेक डाउन सीएफसी, रिलीजिंग क्लोरीन एटम्स दैट कैटलिस्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इनटू द O2। सीएफसी जब जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो यूवी रेज जो है इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, क्लोरीन को अलग कर देते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को में से जो है क्लोरीन को अलग कर देंगे। क्लोरीन जब अलग हो जाती है तो ये O3 से क्रिया करके ClO2 बना देगी, या क्लोरीन का ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड जब बन जाएगा तो ओजोन गैस की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और इससे जो है ओजोन परत में जो है हम लोगों को कमी देखने को मिलती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, ये ओजोन लेयर के डिप्लीमेशन के लिए सीएफसी जो है बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है, जिससे कि यूवी रेडिएशन जो है अर्थ सरफेस पे सबसे ज़्यादा पहुंचता है। हैलोएंस, जब लोगों ने आवर्त जब पढ़ी होगी तो उसमें जो है एक ग्रुप जो है पूरा हैलोएंस का है। इसमें हैलोएंस में शायद, हाँ, ये जो है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, फूल कलियां बाहर आई, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडीन, ऐसा ही होता है शायद, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। फूल कलियां बाहर आई, फ्लोरो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और सबसे लास्ट में क्या होता है, एक और इसमें होता है देखना होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ये इस पूरे ग्रुप को हम लोग हैलोएंस बोलते हैं। तो जितने भी हम लोग देख रहे हैं कि सीएफसी या एचएफसी जितने भी बनते हैं उसमें हैलोएंस का जो है बहुत ज़्यादा योगदान हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सब जो है इन्हीं से मिल के ओजोन लेयर को क्षरण करने वाली जो भी गैसेज हैं उनका निर्माण हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये ग्रुप के जितनी भी गैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर के डिप्लीमेशन के लिए। यूवी लाइट ब्रेक डाउन हैलोएंस रिलेटिंग ब्रोमीन एटम दैट आर हाईली एफिशिएंट टू ओजोन डिस्ट्रक्शन। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका क्या है, वही चीज़ें जो है पीछे रिपीट होंगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि हैलोएंस में जो है आगे पीछे हम लोगों ने देखा था जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों जो है हैलोजन से मिल के बने हैं। तो अगर हमको कहीं सीएफसी नहीं दिखाई देता है और वहाँ जो है हमको हैलोन्स जो है वो दिया हुआ है हैलोन्स, तो हम लोग इसको लगा सकते।
कार्बन टेट्राक्लोराइड आगे है, ये सॉल्वेंट होता है, सीएफसी प्रोडक्शन में जो है इसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। ये स्टेबल इन लोअर एटमॉस्फेयर होता है, ब्रेक डाउन द स्ट्रेटोस्फेयर रिलीजिंग क्लोरीन। CCl4, जाहिर सी बात है इसके पास 4 क्लोरीन है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि क्लोरीन जो है सबसे हाईली रिएक्टिव गैस है। ये जो है O3 से क्रिया करके क्लोरीन को अलग और O3 को जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगी, जिससे कि हमारा जो ओजोन परत है उसमें हमारा नुकसान जो है देखने को मिलता है। मैकेनिज्म इसका क्या है? सिमिलर टू CFC, जाहिर सी बात है क्लोरीन गैस निकाल देगी बाहर। रिलीज क्लोरीन एटम्स अपॉन द ब्रेक डाउन बाय द UV लाइट्स। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका वही है। ओजोन लेयर डिप्लीमेशन थ्रू द लेस कॉमनली यूज टूडे। इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया इस समय, तो ये हम लोग याद रखेंगे। मेथिल क्लोरोफॉर्म, मेथिल क्लोरोफॉर्म CH3CCl3, ये मेथिल क्लोरोफॉर्म है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। प्रॉपर्टी वोलेटाइल होता है, ब्रेक डाउन रिलीजिंग क्लोरीन एटम्स। यहाँ भी Cl3 है तो क्लोरीन एटम्स के रिलीज करेगी। मैकेनिज्म इसका है डिकम्पोज UV रेडिएशन इन एटमॉस्फेयर, क्लोरीन गैस को ये निकाल देगी बाहर। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका सेम पिछले जैसा चाहिए होगा, ठीक है। आगे देखेंगे HFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो रिफ्रेश करके CFC पहले जो फ्रिज गैस में भरी जाती थी रेफ्रिजरेटर्स में, उसको रिप्लेस करके इसको अब लाया गया है। CFC पीछे हम लोगों ने देखा कि CFC का जो यूज है ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर के डिप्लीमेशन दोनों में है, लेकिन HFC जो होती हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो है ओजोन लेयर के डिप्लीमेशन में कम है। ग्लोबल वार्मिंग में इसका कंट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रॉपर्टीज इसका क्या है? लेस स्टेबल देन CFC, शॉर्टर एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम। एटमॉस्फेयर में जो है ये CFC की तुलना में कम समय तक रह सकती है। मैकेनिज्म इसका क्या है? रिलीज फ्यूअर क्लोरीन एटम्स बट स्टिल कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीमेशन। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? लेस डैमेजिंग देन CFC बट स्टिल हार्मफुल टू ओजोन लेयर, ठीक है। ओके, मेथिल ब्रोमाइड, यहाँ भी ब्रोमीन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जितने भी ओजोन लेयर में छिद्र हम लोगों को देखने को मिलेंगे उसमें जो है फूल कलियाँ बाहर आई ये वाले ग्रुप का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सबसे लास्ट में एक और एलिमेंट होता है वो मैं अभी भूल रहा हूँ, इनका योगदान जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो है वो रिलीज हो जाएगा किसी से, ये पेस्टिसाइड से जो है हम लोग को देखने को मिलता है। प्रॉपर्टीज का रिलीज ब्रोमीन अपान ब्रेक डाउन, ये जब टूटता है तो ब्रोमीन को अलग कर देगा। ब्रोमीन जो है वो ओजोन गैस से क्रिया करके O3 को O2 में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि ओजोन गैस के परत में जो है हम लोगों को क्षरण जो है देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है? हाईली इफेक्टिव ओजोन डिस्ट्रक्शन, फेज आउट अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा जो है इसका यूज जो है ये जो है ये बैन लगा दिया गया है, ठीक है। ओजोन परत के डिप्लीमेशन से हमको क्या क्या जो है परेशानी हो सकती है? सबसे ज़्यादा जो है UV रेडिएशन ये बढ़ जाता है। ओजोन लेयर डिप्लीमेशन रिजल्ट है हायर लेवल ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हेल्थ इम्पैक्ट इसका क्या है? स्किन कैंसर, कैटरेस्ट एंड अदर आई डैमेज, हमारा जो आँख का पुतली है वो, और अन्य प्रकार के आँखों में जो हमको नुकसान देखने को मिलता है। UV रेट से हमको सबको पता है कि अल्ट्रावायलेट रे जो होती है उससे आँख पे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोग को देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग अक्सर जो है ब्लू कट लेंस यूज करते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेस को फिल्टर करके हमारे आँखों तक जो है वो रोशनी पहुँचाती है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका क्या है? रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू क्रॉप डैमेज, निगेटिव इफेक्ट ऑन द मरीन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम जो है उस पर ये इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पर्टिकुलरली फाइटोप्लैंक्टन में इसका, मरीन इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन यानी जिसको हम लोग लवक बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार का लवक होता है, इस पे जो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। डैमेज करता है मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, वुड एंड फैब्रिक्स को ये
ओजोन यूवी लाइट्स जो है वो डैमेज कर देता है। अब इसको ओजोन लेयर के डिप्लीमेशन को रोकने के लिए दो कन्वेंशन और दो प्रकार के प्रोटोकॉल्स जो वो साइन किए गए थे। एक था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशन वाज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो याद रखेंगे हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था ये पूरे विश्व के लगभग 197 या के आसपास जो जितने भी देश हैं इन्होंने एक जगह एग्रीमेंट किया था 1987 में कि हमें जो है ओजोन लेयर के परत में जो क्षरण हुई है उसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। और की प्रोविजन इसके क्या क्या थे? कमिटमेंट बाय सिग्नेचरी कंट्री रिड्यूस एंड इवेंचुअली एलिमिनेट द यूज ऑफ ओडीएस सच एज। ओडीएस का मतलब है ओजोन लेयर डिप्लेशन सबस्टेंसेस सच एज सीएफसी, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथिल क्लोरोफॉर्म, इनका यूज जो है कम करने का साइन किया गया था बहुत सारे देशों के द्वारा। स्टेबलाइज ए टाइम टेबल फॉर फेज आउट दिस सबस्टेंसेस। एक टाइम टेबल बनाया गया कि लगभग 2005 तक सारे जितने भी ओडीएस हैं उनको हम लोग फेज आउट कर देंगे। इसके बाद अमेंडमेंट एंड एडजस्टमेंट हुआ लंदन में। इसमें एक बार इसमें बदलाव किया गया 1990 में। कोपेनहेगन अमेंडमेंट हुआ 1992 ईस्वी में। मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट हुआ 1997 ईस्वी में। बीजिंग अमेंडमेंट हुआ 1999 ईस्वी में। इसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो किगाली समझौता हुआ था 2016 ईस्वी में। तो मॉन्ट्रियल को जो है मॉन्ट्रियल के बाद ये सब अमेंडमेंट नहीं पूछे जाते हैं उतने। किगाली समझौता के बारे में पूछा जाता है कि इसमें जो है फेज डाउन यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC पोटेंट ग्रीन हाउस गैस यूज एट द सब्सटीट्यूट ऑफ ओडीएस। तो इसलिए जो है हमको दो चीज़ें याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था 1987 ईस्वी में, और इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है किगाली समझौता, किगाली अमेंडमेंट, वो 2016 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों याद रखना है, दोनों का संबंध जो है हमारे ओजोन लेयर डिप्लेशन से है। इसके बाद एक और कन्वेंशन होता है वियना कन्वेंशन 1985 ईस्वी में। वियना कन्वेंशन जो था इसका एडॉप्टेड 1985 ईस्वी, प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिलेटेड टू ओजोन लेयर। सिग्निफिकेंस इसका क्या था? स्टेबलाइज फाउंडेशन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले एक जगह वियना कन्वेंशन हुआ था। वियना कन्वेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है पूरे इन्वायरमेंटल इशूज के लिए क्योंकि सबसे पहला ऐसा कोई समिट था जिसमें बहुत सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। वियना कन्वेंशन में बहुत सारे इन्वायरमेंटल इशूज के ऊपर जो इस पर बात हुआ था। तो वियना कन्वेंशन को भी हम लोग याद रखेंगे 1985 में हुआ था, और ये बहुत सारे समझौते और प्रोटोकॉल्स का जो है ये एक प्रकार का न्यू यहाँ रखी गई थी। तो वियना कन्वेंशन 1985 ईस्वी में की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो हमारा देखने को मिलता है 1987 ईस्वी में, और इसका जो मॉडिफाइड वर्जन किगाली समझौता जो 2016 ईस्वी में। 3 कन्वेंशन जो है हमारे ओजोन लेयर डिप्लेशन से संबंधित हैं। ठीक है, क्लियर सबको? ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत में क्षरण सबको क्लियर? ठीक है, इतना डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको फिर से आपको कहीं से पढ़ना पड़े। आगे है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज सबसे पहले बताइए कि क्या होता है क्लाइमेट चेंज, बताइए। कौन बताएगा? सोनी आप बताइए क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जलवायु परिवर्तन। सोनाली बताइए आप। ओके, आवाज़ लग रहा है नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, क्लाइमेट चेंज देख लेंगे। क्लाइमेट चेंज रेफर टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट एंड अल्टरनेशन इन द टेम्परेचर वेदर पैटर्न प्राइमरी कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम लोग देख रहे हैं कि अक्सर क्या होता है कि अभी क्या है, अभी के फ़िलहाल के टाइम में कि कई बार जो है बारिश के समय बारिश नहीं होती है, बारिश के सीज़न में बारिश नहीं होती है, जुलाई से लेके सितंबर अगस्त तक बारिश नहीं होती है।
ठंडी के समय में जो है अच्छा खासा बारिश हम लोग को देखने को मिलता है। कभी कभी ठंडी में जो है गर्मी देखने को मिल जाता है, कभी कभी गर्मी के समय जो है बारिश होती है और हल्का फुल्का वेदर जो है वो ठंडा देखने को मिल जाता है। तो एक प्रकार का एक क्लाइमेट चेंज है कि जो पैटर्न हम लोग पिछले 100 साल पहले हम लोगों के साथ था, वो अभी फिलहाल परिवर्तित हम लोग को देखने को मिलता है। वाइल दिस चेंज एंड अकर नेचुरली, द करेंट ट्रेंड टू रैपिड क्लाइमेट चेंज इज लार्जली एट्रीब्यूटेड एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, पर्टिकुलरली इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस की इमिशन से जो है क्लाइमेट चेंज जो है बहुत तेज हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन सी गैसेज जो हैं वो इन्वॉल्व, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं। पहला ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ग्रीन हाउस गैस इमिशन हम लोग देखा है अच्छे से, उसके वजह से जो क्लाइमेट चेंज होता है। डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो है हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से जो है हमारे क्लाइमेट चेंज को जो है वो बूस्ट मिलता है। एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब जो है क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी है। इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसका। राइज टेम्परेचर, ग्रीन हाउस गैस से जो है इम्पैक्ट जो पड़ता है कि टेम्परेचर में जो हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो आइस क्यूब्स हैं, वो बहुत तेज़ी से पिघलेंगे। तो सी लेवल के राइज, सी लेवल में जो है हम लोग को इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ठंडी पड़ेगी तो बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो बहुत कड़ाके की ठंडी गर्मी पड़ेगी। अगर बाढ़ आ गया तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगा, सूखा पड़ गया तो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाएगा। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हम लोग को देखने को मिलेगी। ओशन एसिडिफिकेशन, जब हमारे इन्वायरमेंट में CO2 गैस की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो वो H2O, ओशन वाले H2O से क्रिया करके H2CO3 बना जाएगी, जिसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, इससे जो है हमारे ओशन में जो है एसिड की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा कि जो जीव नॉर्मल वेदर कंडीशन में सर्वाइव कर पाते थे, जब वेदर चेंज होगा तो उनको जो है सर्वाइव करने की कंडीशन जो है वो बदल जाएंगी और वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इससे जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो घटती है। ह्यूमन हेल्थ रिस्क, क्लाइमेट चेंज से बहुत सारी परिवर्तन और पॉल्यूशन वगैरह जो होता है उससे जो है बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ रिस्क हम लोग को देखने को मिलता है। अब क्लाइमेट चेंज पे 2-3 प्रोटोकॉल्स जो साइन हुए थे। पहला क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में, इसका रिलेशन जो है क्लाइमेट चेंज से। पेरिस एग्रीमेंट 2015 ईस्वी में हुआ, इसका रिलेशन जो है वो क्लाइमेट चेंज से है। ये हम लोग याद रखेंगे, इसको हम लोग बहुत डिटेल से अभी बाद में देखेंगे। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ये हम लोग याद रखेंगे कि इसका जो संबंध है वो क्लाइमेट चेंज से है और इसका फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हम लोग याद रखेंगे। पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 ईस्वी में हुआ है और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 ईस्वी में, दोनों का संबंध जो है वो हमारे क्लाइमेट चेंज से है। कई बार जो पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल है उसके बारे में पूछा जाता है। एम लिमिट ग्लोबल वार्मिंग वेल बिलो 2°C एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल विथ एफर्ट टू लिमिट द इंक्रीज 0.5°C। 2°C जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का एवरेज है उसको कम करके 1.5°C करने का जो लक्ष्य रखा गया है हमारे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से रखा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग बताने की ज़रूरत है नहीं, इसमें सभी लोग को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीजमेंट अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज प्राइमरली ऑफ इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। सबके लिए ग्रीन हाउस गैस जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। फ्रॉम बर्निंग फॉसिल्स फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, दिस फिनोमिना इज सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज लीडिंग वाइड स्प्रेड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो है इसके पड़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। हीट टैंपिंग जो होती है, ट्रैपिंग होती है। हीट ट्रैपिंग का मतलब है कि एक जगह जो है हीट लंबे समय के लिए ट्रैप हो जाता है। हीट स्पॉट जो कई सारे हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं इस समय, वो सब ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका क्या है। परसिस्टेंस एंड
कम्युलेटिव वार्मिंग इफेक्ट लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट चेंज इन क्लाइमेट सिस्टम। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट, वही सब चीज़ें जो है फिर से रिपीट होंगी। राइजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पोलर आइस एंड ग्लेशियर, सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ओशन एसिडिफिकेशन, इम्पैक्ट इन बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन हेल्थ रिस्क जो है इससे हम लोग को देखने को मिलेगा। रेगुलेटरी मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी, पेरिस एग्रीमेंट 1915 ईस्वी, UNFCCC, ये जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड भी है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग दोनों के लिए एक ही प्रकार के समझौते जो है वो किए गए थे। आगे एक टर्म आता है इन्वायरमेंट में, बायो एक्युमुलेशन, जैव संचय। बायो एक्युमुलेशन, जैव संचय इसको हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बायो एक्युमुलेशन रेफर्स टू ग्रेजुअल एक्युमुलेशन ऑफ सबस्टांसेस सच एज पेस्टिसाइड or heavy metal in an organism. They substances are taken up from environmental faster than they are metabolized or excreted. अब जैव संचय हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि किसी जीव जंतु के द्वारा जब निर्धारित मात्रा से, उसके लिए जो निर्धारित मात्रा है उससे अधिक पेस्टिसाइड या हैवी मेटल्स कंज्यूम कर लिया जाता है इन्वायरमेंट से, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है हमारी बायो एक्युमुलेशन या जैव संचय बोली जाती है। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल शायद मैं दूं तो एक दवा थी DTT। इसका फुल फॉर्म मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, आप लोग एक बार देखिएगा। हाँ हाँ, इसका यूज क्या था सोनी? DTT का जो यूज किया जाता था वो हमारा मैक्सिमम टाइम पे जो यूज किया जाता था शायद शाकनाशक के रूप में शायद यूज किया जाता था। हाँ, कीटनाशक के रूप में। एक और जो था बायो एक्युमुलेटिव, मर्क्यूरी है, आर्सेनिक है, कि जब इसका हम लोग कंजम्पशन जो है एक लिमिट से जब ऊपर करने लगते हैं तो ये उस जैव के लिए जो इसका कंजम्पशन कर रहा है ये हानिकारक साबित होने लगता है। DTT का एक साइड इफेक्ट जो देखने को मिलता था मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा भूल रहा हूँ, उसको देख लेंगे हम लोग। एक मिनट। ओके ओके, हाँ सही बता रही हैं। इंडोक्राइन प्रॉब्लम जो है हम लोग को देखने को मिल रहा था। उसके बाद एक मिनट, डिस्चार्ज हो गया क्या? मर्क्यूरी से सबको पता है क्या होता है। मर्क्यूरी जो है एक प्रकार का स्क्रीन प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। और एक मिनट,
मर्क्यूरी का जो साइड इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। आई प्रॉब्लम, इंडोक्राइन प्रॉब्लम, चेस्ट पेन और सांस लेने में दिक्कत, इसोनोमिया, ये सब प्रॉब्लम जो है हमारे मर्क्यूरी की वजह से होता है। तो जैव संचय का हम लोग बस इतना याद रखेंगे, यहाँ पे जो दिया गया है कि जब किसी ग्रेजुअल कंजम्पशन सबस्टांसेस सच एज पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, दिस सबस्टांसेस आर टेकन अप फ्रॉम द इन्वायरमेंट फास्टर देन दे आर मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सट्रैक्ट। मतलब कि उनको जिस मात्रा में लेने की ज़रूरत होती है उससे जब बहुत अधिक मात्रा में कोई ऑर्गेनिज्म जब लेने लगता है या खाने पीने लगता है तो उसको हम लोग जैव संचय बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। प्रोसेस इसका क्या है? अकर व्हेन ए ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब एंड टॉक्सिक सब्सटेंस रेट फास्टर देन इट कैन बी एलिमिनेटेड। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है इसका? टॉक्सिन कैन बी पास्ड अप द फूड चेन लीडिंग हायर कंसेंट्रेशन इन ट्रॉप प्रिडेक्टर। मतलब कि अब समझ लिए कि एक जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो 10 गोली जो है 10 mm जो है 10 mg DTT का कंज्यूम कर लेता है, DTT का कंज्यूम कर लेता है। और ये जो है इसमें जो हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड जो होते हैं वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। 10 mg जो है DTT एक प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है और एक सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो खाता है मान लीजिए कि 20 प्राइमरी कंज्यूमर्स को। तो इसके अंदर इसकी मात्रा कितनी हो गई? 10 गुणे 20 यानी कि 200 mg हो जाएगी। अब एक टर्शियरी कंज्यूमर मान लीजिए कि ह्यूमन को ही ले लीजिए, मनुष्य जो है एक बकरी को खा जाता है, बकरी या मान लीजिए कि चिकन या कुछ भी ऐसा हो, चिकन को खाया जाता है जो 20 प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाया हुआ है। तो ये जो है 200 mg पेस्टिसाइड और हैवी मेटल जो है वो सीधे मनुष्य के अंदर आ गई। एक चिकन खाया तो 200 mg, 2 चिकन खाया तो 400 mg। इसी तरीके से ये जो है काम करता है। परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट जो होते हैं ये होते हैं कॉमन बायो एक्यूमुलेटिव सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग DTT, मर्क्यूरिक, PCB, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल्स जो होते हैं वो परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट होते हैं, जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं, जस के तस वो बैठे रहते हैं। ठीक है। कॉज इसका क्या होता है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, डिस्चार्ज हैवी मेटल्स एंड केमिकल्स इनटू द वाटर वेज। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो होता है जिसके वजह से वाटर वेज में जो है अच्छे मात्रा में हैवी मेटल्स और केमिकल्स को भेजा जाता है, जिसमें मर्क्यूरिक, DTT और PCB इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं पॉल्यूटेंट वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं वाटर में। जब उसको कोई पीता है तो उससे जो इन्फेक्टेड हो जाता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ से होता है, यूज ऑफ परसिस्टेंट पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर से, वेस्ट डिस्पोजल से होता है, इम्प्रोजर डिस्पोजल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेज, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इफेक्ट इसका क्या पड़ता है? इकोसिस्टम डिसरप्शन हो जाता है, वाइल्ड लाइफ हेल्थ जो है वो प्रभावित होती है, ह्यूमन हेल्थ जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है। ये बायो एक्यूमुलेशन क्लियर है सबको? ओके। आगे है यूट्रोफिकेशन, सुपोषण जिसको हम लोग बोलते हैं। यूट्रोफिकेशन, सुपोषण इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। सुपोषण का मतलब सबको पता है कि ये देखने में एक पॉजिटिव वर्ड लग रहा है, सुपोषण। ये हमेशा एक्वाटिक जो इकोसिस्टम होता है उसमें हम लोग को देखने को मिलता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है उसमें देखने को मिलता है, खासकर जो ठहरा हुआ इकोसिस्टम है जिसको हम लोग शायद क्या बोल रहे थे, लेंटिक बोलते थे। तो हाँ, लोटिक जो है बहता हुआ होता है। तो ये खासकर लेंटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। ये क्या होता है कि जब किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम में मिनरल्स जो है एक मात्रा से अधिक हो जाते हैं, जो भी मिनरल्स हैं जो पौधे या जीव जंतुओं के बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जब उनमें उनकी मात्रा एक लिमिट से जब अधिक हो जाती है तो वो उसे हम लोग सुपोषण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि यूट्रोफिकेशन इज एक्सेसिव richness of nutrients in the body of water often due to the run off from them land which cause dense growth of plants, plant life and death of animal like lack of oxygen। जैसे कि मैंने जो बताया था, जलकुंभी वाला जो फोटो दिखाया था,
वो भी एक प्रकार का यूट्रोफिकेस। हाँ बताइए। सुपोषण और पोषण एक ही होता है, लेकिन सुपोषण जो है यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव टर्म, निगेटिव सेंस में देखा जाता है इन्वायरमेंट के सेक्टर में। ठीक है। जब सिंपल सा इसका मतलब हम लोग याद रखेंगे कि जब किसी एक्वाटिक इकोसिस्टम में, जलीय जैव तंत्र में, जब न्यूट्रिएंट्स जो हैं या मिनरल्स जो हैं एक मात्रा से जब अधिक हो जाते हैं, एक्सेसिव रिचनेस हो जाती है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का, तो उससे क्या होता है कि उसमें प्लांट लाइफ और जो है प्लांट जो उसमें है उनकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा कि जो वहाँ के एनिमल्स हैं, जो मछली हैं उनके अंदर, या जो भी जलीय जंतु हैं उनके अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जल के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि पूरे इकोसिस्टम में प्लांट्स जो है बहुत ज़्यादा हो गए, और इससे जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इससे जो है एनिमल्स जो है वो मरने लगते हैं। यूट्रोफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो एक एल्गल बूम बोला जाता है, एल्गी बूम या एल्गल बूम, यहाँ पे कहीं पे मैंने लिखा होगा, हाँ एल्गल ब्लूम। कभी आप लोगों ने ऐसा तालाब देखा है जो बहुत दिनों से एकदम शांत है, उसमें ना कोई पानी आ रहा है बाहर से, ना उससे कोई पानी निकाल रहा है, तो उसके सतह पे जो है एक काई नुमा चीज़ें जो है जम जाती हैं, हरी हरी चीज़ें जो दिखाई देती हैं। एलगी जो है एकदम पूरे तालाब को, वो जलकुंभी अलग चीज़ होती है, जलकुंभी पौधे होते हैं, वो भी एक प्रकार के सुपोष, हाँ हरे कलर का एकदम, हाँ 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 थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम उसी तालाब में होता है जिसमें से यहाँ बोला जा रहा है कि रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब है कि ठहरा हुआ पानी, जो काफ़ी दिनों से ठहरा हुआ है, उसमें ना कोई पानी बाहर से आ रहा है, ना उसका पानी जो है कहीं जा रहा है। तो ये जो जमा हुआ काई है, ये एक प्रकार का एल्गल बूम होता है। ये पूरे सतह को जो है इस प्रकार से छेक लेता है कि अंदर जो है ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता है, और अंदर के जीव जंतु जो है वो इफेक्टेड हो जाते हैं। तो कई बार इसको जो है हटाना पड़ता है हम लोगों को, अगर उसमें हम लोगों ने मछली पालन वगैरह किया है तो। प्रोसेस इसका क्या है, न्यूट्रिएंट ओवरलोड हो जाता है, उस पूरे तालाब में जो है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्राइमरली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तो हम लोग याद रखेंगे कि सुपोषण के लिए सबसे जिम्मेदार एजेंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये दो न्यूट्रिएंट्स जो है बढ़ जाते हैं, लीड टू एल्गल बूम। एल्गल बूम के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो वही मैंने जो बताया कि एक पूरे तालाब के सतह पे पूरी तरीके से काई का जमना एक प्रकार का एल्गल ब्लूम बोला जाता है, और ये एल्गल ब्लूम जो है सुपोषण का उदाहरण है ये। फॉलोड बाई ऑक्सीजन डिप्लेशन। सोर्स इसका क्या है, प्राइमरली एग्रीकल्चर रन ऑफ, सीवेज डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो है के कारण जो है ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। काज इसका क्या है, एग्रीकल्चर रन ऑफ, सीवेज वाटर, वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट क्या है, एल्गल ब्लूम। डेड जोन। डेड जोन अक्सर हम लोगों ने न्यूज़पेपर या कहीं न्यूज़ वगैरह पर देखा होगा कि किसी तालाब की अचानक से सभी मछलियां जो है वो मर जाती हैं, अचानक से 2 कुंटल 3 कुंटल मछलियां जो है मर के उसके सतह पे जो है तैरने लगती हैं। तो ये एक प्रकार का डेड जोन हो जाता है। इसके पीछे जो है हमारा यूट्रोफिकेशन या ऑक्सीजन की कमी। केरल में हुआ था, अक्सर बनारस में भी कई सारे तालाब में अक्सर देखने को मिल जाता है। तो डेड जोन में वो पूरा एक्वाटिक सिस्टम जो वो कन्वर्ट हो जाता है, वाटर क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जब न्यूट्रिएंट्स जो है एक हद से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें बहुत सारे निगेटिव न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। एक्वाटिक हो सकता है, किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में हो सकता है, समुद्र में भी हो सकता है,
लेकिन समुद्र में जो चीज़ें होती हैं वो कई बार ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से होती हैं, उसके वजह से जो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो है डिमांड, ऑक्सीजन जो है उसकी कमी जो हो जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ओशन एसिडिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जिम्मेदार हैं। तो अगर समुद्र में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो वहाँ पे ओशन ओशन एसिडिफिकेशन, समुद्री अम्लीकरण जो है वो कारण ज़्यादा होता है। हाँ, वाटर क्वालिटी, ह्यूमन हेल्थ जो है ये प्रभावित हो जाती है। टॉक्सिक एल्गल ब्लूम्स कैन प्रोड्यूस टॉक्सिन हार्मफुल ह्यूमन हेल्थ काजिंग, श्वसन तंत्र जो है वो खराब हमारी कर देती हैं। आगे जस्ट वही है जिस पे हम लोग ने बात कर रहे थे, ओशन एसिडिफिकेशन, समुद्री अम्लीकरण। डेफिनेशन क्या है कि ओशन एसिडिफिकेशन ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच ऑफ अर्थ ओशंस, पीएच की वैल्यू जो है हमारी कम हो जाती है, कॉज्ड बाय द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हमारे तालाब में जो है समुद्रों में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था कि H2O से क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बना देती है, C2CO3 H2CO3। ये जो एक प्रकार का सॉफ्ट एसिड है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है धीरे धीरे तो वो जो है एक स्ट्रांग एसिड की तरह वर्क करने लगता है। प्रोसेस इसका क्या है, CO2 डिजॉल्व इन सी वाटर फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड, वही मैंने बताया, विच लोअर्स पीएच द वाटर। इम्पैक्ट इसका क्या है, मरीन लाइफ पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिज्म सच एज कोरल, मलुक्स एंड सम प्लैंक्टन स्पीसीज। चीज़ों को जो है क्लियर, मान लीजिए कि ओरल कोरल जो होते हैं, जो क्या बोलते हैं हमको, प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं हमारी, उनसे क्रिया करके उनको जो है कैल्शियम में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि वो जो है उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। CO2 इमिशन इससे बढ़ जाता है, एब्जॉर्वेशन बाय ओशन 3% CO2 जो है इमिटेड होता है। मरीन इकोसिस्टम प्रभावित होता है, फूड सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी जो इससे हमारी प्रभावित होती है। कोरल रीफ और कोरल ब्लीचिंग हम लोग को देखना है तो इसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। अभी क्लास जो है हमारी लगती है कि ओवर हो चुकी है। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास? हाँ, हाँ बताइए। एक कौन सी मैंने बताई थी? वियना था, और मॉन्ट्रियल है, किगाली है, किगाली किगाली। 2016 में इन सारों को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे। कल की क्लास में शायद में भी पॉसिबल हो कि सारे प्रोटोकॉल्स को हम लोग एक बार देख लें। ठीक है, बाकी आज की क्लास जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, तो इसकी रिकॉर्डिंग अगर पॉसिबल हो तो एक बार देख के अच्छे से इसको सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बस यहीं काम नहीं देगा, किसी भी आप एग्ज़ाम में अगर जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम में, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और अब तक मैंने ये चीज़ें इतनी डिटेल से न पढ़ी है, न किसी को पढ़ाते हुए देखा है, तो थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, मज़ा आया आज?